हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हम लोग थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट रिवाइज कर रहे थे, एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व, जिसमें ये हमारा तीसरा पार्ट है। और इसमें हम देखेंगे शैक्षिक नेतृत्व में संप्रेषण और दल निर्माण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग इन एजुकेशनल लीडरशिप, जिसमें हम सबसे पहले तो संप्रेषण की डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे दल निर्माण, टीम बिल्डिंग, उसके बाद शैक्षिक नेतृत्व में संप्रेषण और दल निर्माण का क्या महत्व है। पूरा टॉपिक आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब शैक्षिक नेतृत्व में संप्रेषण और दल निर्माण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग इन एजुकेशनल लीडरशिप। तो सबसे पहले तो हम सिंपली संप्रेषण की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, सिंपल संप्रेषण को हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है विचारों एवं अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान। जब भी समाज में दो व्यक्ति मिलते हैं तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, अपनी बात को दूसरों से कहते हैं। यही कहलाता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। सिंपल कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है कॉमन या सामान्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि संप्रेषण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। अब संप्रेषण की परिभाषाएं, डिफिनीशंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली परिभाषा है न्यूमैन एवं समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों एवं भावनाओं का विनिमय है, आदान प्रदान है। ठीक है, जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है। कम से कम दो व्यक्ति चाहिए संप्रेषण के लिए, दो से अधिक भी होंगे तब भी कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कीथ डेविस के अनुसार। तो कीथ डेविस ने कहा है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। हम अपनी सूचनाओं को, अपनी समझ को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। अपनी समझ को हम दूसरों को कैसे बता पाएंगे? ठीक है, जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उससे संप्रेषण नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी समझ को, अपने विचारों को नहीं बता सकते। इसके बाद संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण को हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक का मतलब है जिसमें शब्दों का महत्व हो, अशाब्दिक का मतलब है जिसमें शब्दों का महत्व ना हो, क्योंकि हिंदी में सामान्यतया आ का अर्थ होता है नहीं। तो अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें शब्दों का महत्व ना हो, जिसमें भाषा का महत्व ना हो। सबसे पहले बात करते हैं शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन की। तो शाब्दिक संप्रेषण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण, जिसमें शब्दों का महत्व, यानी कि शब्दों को बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। नेक्स्ट है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अशाब्दिक संप्रेषण तीन तरह का होता है प्रमुख रूप से, बाड़ी संप्रेषण, चक्षु संपर्क एवं मुद्राएं। ठीक है, स्पर्श संपर्क। अब देखो शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, सिंपली हम किसी से मौखिक रूप से बात करते हैं तो वो तो हो गया मौखिक संप्रेषण। ठीक है, लिखित संप्रेषण, अब कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है लेकिन लिखना जानता है, ठीक है, तो हम उसको लिखकर बता सकते हैं, कोई भी अपने भाव विचार उसको लिखकर समझा सकते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में बात करें तो बाड़ी संप्रेषण, ठीक है, वॉइस से हम किसी को बता सकते हैं। इसके बाद चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, मुख मुद्राओं से भी संपर्क होता है। आप जो मुख मुद्राएं हैं उनसे भी संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। एक व्यक्ति गुस्सा है तो वो अपने भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचा देता है मुख मुद्राओं से। ठीक है, चक्षु संपर्क, आंखों से आंखें मिलाकर भी बातें होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद है स्पर्श जो है स्पर्श संप्रेषण, टच कनेक्ट, ठीक है, टच कम्युनिकेशन, यानी कि हम किसी को स्पर्श करके भी संप्रेषण करते हैं। जैसे कि एक टीचर है, क्लास में जाता है, बच्चे को स्पर्श करता है और उंगली से इशारा करता है कि खड़े हो जाओ, यानी कि उसने बाड़ी से नहीं बोला है, स्पर्श करके उसको जो है अपनी बात उस तक पहुंचा दी। इसके बाद संप्रेषण प्रक्रिया के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण एक व्यापक प्रक्रिया है जिनके प्रमुख घटक निम्न हैं। सबसे पहला है लक्ष्य, दूसरा है संप्रेषक, तीसरा है संदेश प्राप्तकर्ता, चौथा है संदेश की विषय वस्तु और पांचवा है संदेश की भाषा। देखो, हम कोई भी लेटर भेज रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन हम किसी से भी कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमारा मकसद क्या है, किसी से बात करने का, किसी से जो है कम्युनिकेट करने का। इसके बाद संप्रेषक, हम कोई भी लेटर भेज रहे हैं,
तो सबसे पहला उसमें होता है संप्रेषक, दूसरा आता है भेजने वाला यानी कि संप्रेषक। इसके बाद संदेश प्राप्त करता, जो भी मैसेज को प्राप्त करेगा, जो भी हमारी बात को सुनेगा, वो होता है तीसरा घटक। ठीक है, नेक्स्ट है संदेश की विषय वस्तु, जो सब्जेक्ट मैटर है कि आपने संदेश में मैसेज में लिखा क्या है, या आप किस विषय वस्तु पर भाव विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, किस मैटर पर आप बात कर रहे हैं, किस मैटर पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और लास्ट में आता है संदेश की भाषा, आप किस लैंग्वेज में जो है अपनी विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि हम हिंदी जानते हैं, तो अगर दूसरा व्यक्ति हिंदी जानता है तभी हम उससे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो संदेश की भाषा भी मैटर करती है, जो कि सेम होनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद शैक्षिक संप्रेषण। अब हम आते हैं शैक्षिक संप्रेषण में। ठीक है, अभी तक तो हमने संप्रेषण की बात करी, तो शैक्षिक संप्रेषण यानी कि शिक्षा से संबंधित संप्रेषण, एजुकेशनल कम्युनिकेशन। शैक्षिक संप्रेषण से तात्पर्य शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण से है। ऐसा संप्रेषण जो शिक्षा से संबंधित हो, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संप्रेषण किया जाए, वो होता है शैक्षिक संप्रेषण। तो शैक्षिक संप्रेषण के स्तर, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि शैक्षिक संप्रेषण के स्तर। तो वर्तमान समय में शिक्षा प्रबंध के सभी स्तरों पर संप्रेषण आवश्यक हो गया है। कक्षा प्रबंध से लेकर विद्यालय के प्रशासन तक, प्रबंध स्तर तक संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण के निम्नलिखित 4 स्तर हैं। ठीक है, सबसे पहला है कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण, जो कि शिक्षक एवं छात्रों के मध्य होता है। जो भी आपने टीचर ने आपसे जो भी बात की, जो भी इंटरेक्शन हुआ, वो सब कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो भी आप टीचर की बातों को समझते हैं, उनके भाव विचारों को समझते हैं, जो पढ़ाता है, वो सब कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, विद्यालयी स्तरीय संप्रेषण। तो विद्यालयी स्तरीय जो विद्यालय के स्तर पर होता है, वो प्रधानाचार्य और अध्यापकों के मध्य होता है। तीसरा है प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण, यानी कि विद्यालय में किस तरह का प्रबंधन होगा, शिक्षा में किस तरह का प्रबंधन होगा, तो वो होता है प्रबंधन स्तरीय जो है संप्रेषण, जो कि प्रबंधक और प्रधानाचार्य के मध्य होता है। विद्यालय में किस संसाधन की कमी है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। और चौथा है प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण, जो कि प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों के मध्य होता है, किस तरह से प्रशासन व्यवस्था चलेगी। इसके बाद इसी में आता है संप्रेषण के उपकरण, किन उपकरणों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण के उपकरणों को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत उपकरण और आधुनिक उपकरण। परंपरागत यानी कि जो पुराने उपकरण हैं, जनरली जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि पत्र, नोटिस, आदेश, हैंडबुक, ज्ञापन आदि, ये जो है परंपरागत उपकरण हैं। और आधुनिक उपकरणों में जो मॉडर्न है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन। ठीक है, हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन ही तो है। ठीक है, ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल जो होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी आधुनिक उपकरण हो जाएंगे। इसके बाद संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, इससे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि संप्रेषण में कौन सी बाधाएं आती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इस पर आप टिप्पणी लिखिए। तो संप्रेषण के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं यदि संप्रेषण में आने वाले प्रभावी तथ्यों का उपयोग ना किया जाए। तो संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, समस्याएं निम्न है। ठीक है, संप्रेषण में बाधाएं आती हैं जब उसमें आने वाले प्रभावी तथ्यों का उपयोग ना किया जाए। जैसे पहली जो बाधा है भाषा संबंधी कठिनाई। ठीक है, आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। हम इंग्लिश में बात करना जानते हैं, लेकिन जो हमारे सामने वाला है, जिससे हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिसके हम अपने भाव विचार बताना चाहते हैं, वो इंग्लिश नहीं जानता है, तो भाषा संबंधी कठिनाई आती है। नेक्स्ट है समूह का विस्तृत आकार। विशाल संगठन भी संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे अगर हम विद्यालय स्तर पर देखें, क्लास स्तर में देखें, तो एक शिक्षक है, वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, यानी कि अपने भाव विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, कम्युनिकेशन करता है। लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इससे क्या होगा, उसकी आवाज़ जो है, उसके विचार जो है सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो समूह का विस्तृत आकार या विशाल संगठन भी संप्रेषण में बाधा के रूप में आता है। नेक्स्ट है धन की कमी। ठीक है, धन की कमी भी बाधा के रूप में आती है। जैसे कि सपोज
जो आधुनिक उपकरण हैं सभी के पास नहीं है, लेकिन एक टीचर है, एक विद्यालय प्रबंधक है, उसने एक मैसेज किया कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज किया या ईमेल पर मैसेज किया कि सभी को इतने टाइम आना है। अब संसाधनों की कमी है, क्योंकि धन की कमी है, तो ये भी एक बाधा के रूप में आती है, सभी के पास इतने ज़्यादा साधन ना हो। ठीक है, रुचि का अभाव भी मैटर करता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न आपके आधुनिक उपकरण हैं उनको यूज ही नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपकी कम्युनिकेशन में जो है दिक्कत आती है। नेक्स्ट है विद्युत आपूर्ति की समस्या। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन एक तरह से आपका कम्युनिकेशन है। अब कहीं कहीं पर विद्युत आपूर्ति इतनी कम है तो जो इक्विपमेंट हैं वो कैसे चल पाएंगे। विद्युत आपूर्ति की समस्या भी संप्रेषण में बाधा के रूप में आती है। ठीक है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। ठीक है, कोई भी उपकरण है उसको चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। जब व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, तो ये भी एक संप्रेषण में बाधा के रूप में आती है। नेक्स्ट है संप्रेषण के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग ना करना। ठीक है, वही बात है, जो आधुनिक उपकरण कुछ लोग अभी तक उनमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी बाधाएं हैं। इसके बाद शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का विशेष महत्व है। संप्रेषण के माध्यम से ही शैक्षिक प्रशासन के लिए आदेश, निर्देश, सूचनाएं आदि का विनिमय किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। जो आपका नेतृत्व करता है यानी कि नेता है, उसका कम्युनिकेशन, उसका संप्रेषण जितना अच्छा होगा, वो अपने अनुयायियों के साथ जितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएगा उतना ही अच्छा नेतृत्व कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विचारों के आदान प्रदान में सहायक। तो संप्रेषण होता ही क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना। तो शैक्षिक प्रशासन में कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का एक महत्व है विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, आपको वही कॉमन पॉइंट मिलेंगे। अब आपको केवल ये समझना है कि हमको इनमें लिखना कैसे है। तो शैक्षिक, इसके बाद है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। जो भी शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम से जो नेतृत्व करता है वो उनको आसानी से प्राप्त कर पाता है। शैक्षिक लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जाते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक है, जब शैक्षिक प्रशासन अच्छा होगा तो शैक्षिक लक्ष्य आसानी से प्राप्त होंगे, नेतृत्व अच्छा होगा तब भी शैक्षिक लक्ष्य आसानी से प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है अपनत्व या सहयोग की भावना का विकास। ठीक है, यानी कि शैक्षिक जो आपका संप्रेषण है वो अपनत्व की या सहयोग की भावना का विकास करता है। कोई भी आपका कम्युनिकेशन हो, अपनत्व की भावना का विकास करेगा ही। जब हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे यानी कि किसी से बात करेंगे, किसी से संप्रेषण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपनत्व की भावना विकसित होगी, सहयोग की भावना विकसित होगी। जब तक हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो सहयोग की भावना कहाँ से विकसित होगी। ठीक है, इसके बाद है प्रशासन की सुदृढ़ता। जो प्रशासन है वो मजबूत बनता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब इसके बाद देखते हैं दल निर्माण या टोली निर्माण यानी कि टीम बिल्डिंग। तो हम कहते हैं शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मानव में आदर्शों की रचना होती है। बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाओं में कार्यों को भली भांति अच्छी तरीके से चलाने के लिए संस्था प्रमुख या नेतृत्वकर्ता, जो कि शैक्षिक प्रशासन में होता है प्रधानाचार्य, कुलपति या प्रशासक, विभिन्न समूहों या टोलियों का निर्माण करते हैं। जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसका विकेंद्रीकरण कर देते हैं, उसको टोलियों में बांट देते हैं, बहुत सारे समूहों में बांट देते हैं। क्योंकि शिक्षा के द्वारा, शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है प्रशासनिक व्यवस्था सही तरह से नहीं चला सकता। तो शिक्षा संस्थाओं में कार्यों को भली बात तरीके से चलाने के लिए संस्था प्रमुख या नेतृत्व करता है, जो कि प्रधानाचार्य, कुलपति या प्रशासक हो सकता है, विभिन्न समूहों या टोलियों का निर्माण करते हैं जिससे प्रशासन या नेतृत्व का विकेंद्रीकरण हो सके और शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। जब बहुत सारे प्रशासक हो जाएंगे, छोटी छोटी टोलियों में उनका भी एक अलग अलग नेतृत्व करता होता है, तो इससे शैक्षिक प्रक्रिया अच्छी तरह से चल पाती है। इसके बाद आती हैं टोली निर्माण की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता है टोली निर्माण द्वारा प्रशासन का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। बहुत सारे छोटे छोटे समूहों में प्रशासनिक व्यवस्था बांट दी जाती है जिससे शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है, सही तरह से चल पाती है। अगली विशेषता है टोली निर्माण के द्वारा सदस्यों की भूमिका में उत्तरदायित्व बढ़ता है, क्योंकि छोटे छोटे जो दल बनाए जाते हैं उनमें भी एक नेतृत्वकर्ता होता है, उनको भी उत्तरदायित्व, उनको भी कुछ कार्य दे दिया जाता है। ठीक है, तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है टोली निर्माण समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक है। ठीक है, जब बहुत सारे नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे तो वो आसानी से समस्या के समाधान को खोज लेंगे। इसके बाद टोली निर्माण का महत्व। ठीक है,
तो आपके वही कॉमन पॉइंट हो जाएंगे कि इससे शैक्षिक प्रशासन प्रभावी होता है। जब आप जो है प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, उसको बहुत सारे समूहों में बांट देते हैं, तो शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था प्रभावी हो जाती है, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। जब भी शैक्षिक प्रशासन आपका प्रभावी होगा तो शैक्षिक लक्ष्य जो भी निर्धारित किए गए हैं, शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाएगी, यानी कि शैक्षिक लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो पाएंगे। सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। ठीक है, बहुत सारी जो टीम बनाई गई हैं तो उनसे सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। इसके बाद प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व विकास के सोपान से जो है स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडर्स। तो शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, हम जान चुके हैं, जिसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख रूप से शिक्षक होता है। ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व में एक क्लास में नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख रूप से शिक्षक होता है। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का विकास करने के लिए निम्न सोपान, निम्न स्टेप्स, ठीक है, निम्न पदों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी हमें वही कॉमन पॉइंट बार बार लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्या करें, वही हैं। तो सबसे पहला है विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण। जब भी हम आपका प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व करते हैं तो शैक्षिक नेतृत्व प्रभावपूर्ण तरीके से हो, सबसे पहले उसके जो है उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि नेतृत्व के द्वारा हमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। इसके बाद योजनाओं का निर्धारण, प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, जो भी हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा तो प्लान करते हैं, योजनाओं का निर्धारण करते हैं। उसके बाद संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा आता है संसाधन उपलब्ध करना, ठीक है, कराना। इसके बाद गतिविधियों का निर्धारण करना, जो भी आपका शैक्षिक नेतृत्व करता है उसकी गतिविधियों का निर्धारण करना। और लास्ट में नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण। ठीक है, नेतृत्वकर्ता या नेतृत्व की, क्योंकि जो नेतृत्व करता है वही तो नेतृत्व करेगा, तो नेतृत्वकर्ता की योग्यता का निर्धारण करना सबसे लास्ट में होता है। तो ये है प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व विकास के सोपान। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी तरह से समाप्त होती है। अगर आप इन रिटन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।